वही रुके थे, गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है बताओगे? गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, आगे तभी पढ़ाऊंगा। प्लेस और ये यहां पे थे बच्चे। अब ये सिंपल HTML है, ये कोई बड़ी होने की खतरनाक चीज है। मैंने पहले दिन से बोली HTML, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट और डाटाबेस, ये आपके इनके सिंटैक्स कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर नहीं आते हैं तो किसी में भी नहीं आते हैं, आते हैं तो हमें सभी लैंग्वेज में आते हैं। और इन सबका रोल जो है 60-70% वेब डेवलपमेंट में होता है, बाकी तो किसी लैंग्वेज का सिंटैक्स है। जैसे ही फॉर्म टैग है, ये HTML का टैग है। अब ये तो डिजाइनर को ही पता है फॉर्म टैग होता है, लेकिन हम तो डेवलपर हैं, हमें तो टेक्निकली पता होना चाहिए। और इस केस में ये देखो मेथड पोस्ट, कल मैंने गेट और पोस्ट पे कुछ चीजें डिस्कस की थी कि मैंने बताया था फॉर्म टैग तो एक ब्लॉक है कि कितनी इंफॉर्मेशन सर्वर पे भेजनी है, करेक्ट। और जो मेथड है ये डेटा पास करने के लिए यूज होते हैं सर्वर पे भेजने के लिए। फर्क क्या है कि जो गेट है उसमें डाटा आपका URL के साथ कनकैटिनेट होता है, और पोस्ट में जो डाटा है वो HTTP हेडर से जाता है। गेट का डेटा जो है URL में डिस्प्ले होता है, देखा होगा क्वेश्चन मार्क बड़ा कुछ लगा होता है आगे। पोस्ट का डेटा जो है URL में डिस्प्ले नहीं होता, वो HTTP हेडर से जाता है। इसलिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम गेट में पास नहीं कर सकते, ना ही करते हैं, ठीक। जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो हम लोग गेट से पास नहीं करते, पोस्ट से पास करते हैं। गेट में URL में नजर आ जाएगा, यह पासवर्ड हो गया, तो इसलिए गेट सिक्योर नहीं है, पोस्ट सिक्योर। गेट के केस में ब्राउजर हिस्ट्री मेंटेन हो जाती है, पोस्ट के केस में ब्राउजर हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती। गेट के केस में एक पेज कैशे मेमोरी में जा सकता है, कैश हो सकता है। पोस्ट के केस में पेज कैशे में नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, गेट आपका सिक्योर नहीं है, पोस्ट आपका सिक्योर है। गेट जो है इसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, पोस्ट में हम लोग अनलिमिटेड डेटा भेज सकते हैं। क्यों? जो ये एड्रेस बार में जो URL होता है इसका कुछ ना कुछ मैक्सिमम साइज होता है। द साइज ऑफ URL इज, देख आप कह सकते हो 2084 कैरेक्टर, किसी में 256 कैरेक्टर होता है। दैट वेरी ब्राउजर टू ब्राउजर, मतलब ये है कि URL का मैक्सिमम साइज होता है, ठीक। और ये मैक्सिमम साइज ब्राउजर टू ब्राउजर वेरी कर सकता है। और ये जो है जो URL है आपका, ठीक, उसका साइज, अब कई ब्राउजर में साइज है 2086 कैरेक्टर, कईयों में 256 कैरेक्टर, तो ये ब्राउजर टू ब्राउजर वेरी कर सकता है। इसलिए गेट में सिर्फ लिमिटेड डाटा ही जा सकता है। मान लो 2086 कैरेक्टर है, उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। तो गेट में लिमिटेड डेटा और पोस्ट में अनलिमिटेड डेटा हम लोग पास कर सकते हैं। एक पॉइंट ये भी है। अब क्वेश्चन है कि कौन सा डाटा जा सकता है, कौन सा नहीं। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, क्या एक एरे है, बताइए आपको
क्या एरे गेट से जा सकता कि नहीं? क्या एरे पोस्ट से जा सकता कि नहीं? हम इतनी देर से कह रहे डाटा डाटा, बाद में किसी ने पूछ लिया कौन सा डाटा। तो गेट जो है गेट के केस में जो डाटा आपका कौन सा डाटा, ये एरे जा सकता है गेट से कि नहीं? किसको लगता है जा सकता है, पहले वो आप करा करें। जिसको लगता है नहीं जा सकता वो करें। तो आप बोलो हमें यही नहीं पता कौन सा डाटा जा सकता कौन सा नहीं, तो हमें HTML आती नहीं, गेट से क्यों नहीं जा सकता? तो याद रखना, इन गेट we can pass only string data, not binary data. In case of get, we can pass only string data, not binary data. But in case of post, we can pass string as well as binary data. यानी कि गेट के केस में स्ट्रिंग डेटा जा सकता है। स्ट्रिंग बोले क्या, A to Z नहीं, उसमें 1 2 भी आ जाता है, जो डबल कोट्स में आप लिख सकते हो, डेट भी हो सकती है। तो गेट में सिर्फ स्ट्रिंग डेटा जा सकता, बाइनरी नहीं जा सकता। पोस्ट में स्ट्रिंग और बाइनरी दोनों जा सकते हैं। जैसे एक एरे है, एरे क्या होता है? ये एक इन मेमोरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एरे क्या होते हैं? इन मेमोरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और ऑब्जेक्ट्स हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? बाइनरी में, 0 1 में। इसलिए जो एरे है वो गेट से पास नहीं हो सकता, बट पोस्ट से वो पास हो सकता। ठीक, यानी कि गेट से जो है एक बाइनरी डेटा नहीं जा। जैसे मान लो एक इमेज है, वो सर्वर पे लेके जानी है, बाइनरी में होगी तो गेट से नहीं जा सकती, पोस्ट से जाएगी। एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, बाइनरी में होगा, पोस्ट से जाएगा गेट। हाँ, गेट से जा सकता सिर्फ स्ट्रिंग डेटा। नेक्स्ट, गेट जो है आप बोलोगे गेट तो बुरा ही हो गया, उसकी तो कोई अच्छी चीज बता ही नहीं इतनी देर में। याद रखना, इन केस ऑफ गेट वी कैन अप्लाई बुक मार्क्स। यानी कि हम इसके ऊपर बुक मार्क्स अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई बुक मार्क्स, बट पोस्ट के केस में हम बुक मार्क्स अप्लाई नहीं कर सकते। हम इस पे बुक मार्क्स अप्लाई नहीं कर सकते, पोस्ट पे गेट पे अप्लाई बुक मार्क्स सबको पता है। जैसे हम लोग कई बार फेवरेट में ऐड कर लेते हैं, दोबारा पढ़ेंगे बुक मार्क्स, बुक में जैसे बुक मार्क बना लेते हो, तो गेट के केस में बुक मार्क्स अप्लाई हो सकते हैं, पोस्ट के केस में बुक मार्क्स अप्लाई नहीं। क्योंकि गेट में तो होता ना यूआरएल में पेज नंबर सब कुछ आता है उसमें, तो उस पर बुक मार्क्स लग सकते हैं। पोस्ट में जो है बुक मार्क्स अप्लाई नहीं होते।
गेट जो है वो परफॉर्मेंस वाइज बेटर है पोस्ट के कंपैरिजन में। जो गेट है वो परफॉर्मेंस वाइज बेटर है। कैसे? गेट क्या करता है, जैसे डेटा आता है वैसे ही वो आगे पास करता जाता है। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के केस में गेट बेटर है, मतलब जितना डाटा है आगे भेजता जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के बेस में गेट बेटर है, लेकिन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के केस में पोस्ट बेटर है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के केस में लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के केस में आपका पोस्ट बेटर। उसमें क्या होता, पोस्ट में क्या होता है, एक पूरा पैकेट बनता है फिर आगे जाता है। नेटवर्क में डाटा पैकेट्स में जाता है, तो एक पैकेट पूरा बनेगा फिर वो आगे जाएगा, फिर पैकेट बनेगा आगे जाएगा। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के केस में पोस्ट बेटर है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के केस में गेट। गेट में तो जितना डाटा आया उतना ही पास करता जाएगा, इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के केस में गेट की परफॉर्मेंस बेटर हो। तो इतना आपको डिफरेंस पता होने चाहिए, ठीक है जी। अब आ जाओ, तो मैंने यहां पोस्ट, वैसे ज्यादातर पोस्ट ही यूज होता है, हम भी उसी को यूज करते हैं। अब यहां पे आ जाओ, कल यहां पे थे, ये रेजर पेज है, याद रखना, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर नहीं। अब आप यहां पे तो सबसे पहले वैलिडेशन समरी, ये देखो कैसे लगाते हैं। इसमें ऐसे होता है, टेप ASP आइकन वैलिडेशन आइकन समरी, ये टैग हेल्पर है। वहां लिखते थे @html.validation समरी। अब ये जो समरी है सिर्फ मॉडल पे अप्लाई होनी चाहिए, मॉडल ओनली। मॉडल में जो कॉलम होंगे उन्हीं के मैसेज आने चाहिए, और क्लास को पता ही है, टेक्स्ट आइकन टेंट। ये वैलिडेशन समरी है। मॉडल ओनली का मतलब है कि जैसे जो मॉडल के मेंबर होते हैं उसी पे अप्लाई होगा। अगर ये नहीं चाहिए तो यहां पे ये देखो नन भी है, सब पे अप्लाई हो जाए जो भी है तो ऑल भी है, बट हमें तो सिर्फ किस पे अप्लाई करना है, मॉडल। हो गया। @के, अब एडिट के केस में मॉडल डॉट बुक डॉट ID इज नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए आप क्या लगाते हो, इनपुट टाइप रिटर्न, और यहां पे होता है ASP4। बाइंडिंग के लिए क्या होता है आपका, बोलो, ठीक, ASP4। बुक डॉट ID ASP4 होता है, याद रखना। जैसे सिंपल MVC में होता था @html.textbox4, याद करो, किसके लिए बताते थे, यहां पे टैग हेल्पर है ASP4। तो ये किसका टेक्स्ट बॉक्स होगा, ID का, लेकिन वो नजर नहीं आएगा क्योंकि टाइप क्या दे दी मैंने। अब उसके बाद वहां भी लिखते थे हम लोग, याद करो, ठीक। अब यहां पे मैंने क्या करना है, टेप क्लास कंटेनर राउंडेड बॉर्डर, ये दे, और इसके अंदर मैंने
टेप क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप रो। अब ये हॉरिजॉन्टल डाटा दिखाना है। पहले जो टेक्स्ट बॉक्स लगाते थे ऊपर हेडिंग नीचे टेक्स्ट बॉक्स, ऊपर हेडिंग नीचे, इस बार साइड में हेडिंग सामने टेक्स्ट बॉक्स। तो ये रो है, तो यहां लिखा फॉर्म ग्रुप रो। अब इस रो में 12 कॉलम है, तो 4 कॉलम पे मैंने क्या करना है, टेप क्लास कॉल हाइफन 4, और यहां पे मैंने क्या लगाना है, लेबल हेडिंग के लिए। इसमें ऐसे होता है, और ये लेबल किसका होगा, बुक डॉट नेम, सॉरी नेम नहीं, टाइटल, टाइटल है ठीक। तो ये टाइटल के लिए आपका आ रहा है। ASP4 याद रखना बाइंड के लिए, वहां HTML डॉट लेबल 4 होता था, ये वही है। टेप कितने कॉलम बच गए, कॉल हाइफन ए, ये एक रो बनेगी, तभी रो लिखा है। 4 कॉलम में ये आ गया, और यहां पे इनपुट ASP4, और ये क्या होगा बोलो, टेक्स्ट बॉक्स लगेगा टाइटल के लिए, और क्लास कौन सी होती, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और इसके नीचे वैलिडेशन मैसेज के लिए इसमें होता है स्पैन। वहां क्या होता था, वैलिडेशन मैसेज 4, किसका आएगा, बुक डॉट टाइटल, और क्लास कौन सी, टेक्स्ट हाइफन डेंजर। ये लो, आराम से लिख लो, बस यही फिर हम कॉपी करें, आपने नहीं करना। एक बार मैं साथ में रन करके आपको दिखाता हूं। ये एक तो कंटेनर बना दिया, उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लगाएं। एक बार ये देख लो, ये देखो बुक लिस्ट, और ऐड न्यू बुक आ गया। ये देखो न्यू बुक आ रहा है, ये बॉर्डर, ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन ये साथ में लग गया उसकी, तो थोड़ी इसकी पैडिंग दे, इसकी ये जो है बॉर्डर पैडिंग दे दी, और मार्जिन दे, कंटेनर राउंडेड बॉर्डर, ये देखो, और रिफ्रेश किया, आ गया नीचे। अब ये देखो, ये 4 कॉलम में ये आ गया, और 8 में ये आ, एक। तो अब डिजाइन थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए। ये लो, अब बात समझ आई आपको। फॉर्म ग्रुप रो क्या करेगा, एक रो बनाएगा, 4 कॉलम में हेडिंग, 8 में टेक्स्ट बॉक्स। अब ये 8 वाले को छोटा भी कर सकते, जो प्राइस है, इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स थोड़ी चाहिए, तो हम 4 कर लेंगे साइज, ISBN नंबर 4 कर लेंगे, कहीं 6 कर लेंगे, कहीं 8। तो अब ये फॉर्म ग्रुप रो, तो आपने क्या देखा, वहां लेवल 4 था, यहां ऐसे है। ASP4 याद रखना डेटा एक्सेस करने के लिए, तब वहां से पता चलेगा। ये टाइटल का हो गया, ये वैलिडेशन मैसेज, वहां कैसे था, सिंटैक्स पता आपको। अब यही कॉपी किया, ये फॉर्म ग्रुप, और इसी को मैंने नीचे पेस्ट कर दिया। लिख लो अब चेंज करके, टाइटल के बाद क्या आएगा, ऑथर, यहां पे भी दे दिया ऑथर, यहां पे भी दे दिया ऑथर।
आ गया जी। और ये देखो टाइटल, ऑथर, ऑथर के बाद ये देखो यही फॉर्म ग्रुप डिस्क्रिप्शन, कहां भी फॉर्म ग्रुप बनता था, यहां रो वैलिडेशन मैसेज के लिए स्पैन, वैलिडेशन समरी के लिए डिप, जो नहीं है वो तो थोड़ा याद रखना है, सब पता है। अब हम थोड़ा रोज और कॉलम का भी पूरा सिस्टम समझ पा रहे हैं। ठीक, और यहां पे टाइटल के बाद, ऑथर के बाद क्या आएगा? डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ये लो जी, ठीक, बस एक फॉर्म ग्रुप रो ले लो और ये रिफ्रेश करते जाओ। आ रहा है देखो, डिस्क्रिप्शन के बाद ISBN, अब हम कम टाइम में ज्यादा सीख लेते हैं। MBC में यहां तक पहुंचे में तो कई दिन लगे थे। अब यहां फिर वही फॉर्म ग्रुप रहो, यहां क्या आएगा बोलो? ISBN, यहां क्या आएगा? ISBN, यहां क्या आएगा? तरीका देख लो, बस समझ लो, और क्या है, रट्टा थोड़ी होगा। अब ISBN तो छोटा सा होता है, तो इसका साइज क्या कर दिया? 4, थोड़ा 12 यूज करने हैं। ये देखो डिजाइन में नजर मारो, ये देखो ISBN, आप सोच रहे होंगे हमने इसके ऊपर थीम अप्लाई किया था, यदि मेरे ख्याल से जो भी था, अब उसका क्या फायदा है? ये देखो इनके टेक्स्ट के फॉन्ट और इसके टेक्स्ट के फॉन्ट ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ कलर से समझ आती है हमें। वो तो कलर बीजी कलर हम कर लेंगे जो करना होगा चाहिए। ये पूरी फॉर्मेटिंग है, देखो 4 कॉलम आगे, एक ISBN, बाकी सेम, बस कॉल क्या कर दिया। और ऐसे ही लास्ट किसका है? प्राइस, प्राइस के लिए क्या करोगे? सेम लिख लो प्राइस वाला, यहां पे क्या लिखना है? प्राइस, यहां पे क्या लिखना है? प्राइस, प्राइस, लेकिन प्राइस को 8 कॉलम की जरूरत नहीं है, कितने कर दिए? 4 कॉलम। और ये देखो रिफ्रेश करो प्राइस, और ये देखो 0 आ गया, और ये देखो ये भी लग गया अपने आप, मैंने थोड़ी लगाया। इसको कैसे पता चला? क्योंकि प्राइस की डाटा टाइप इंटीजर है। ये देखो ठीक, तो इस तरह से कॉलम 4 बाकी हुई, ये लिखा हुआ ना ASP4, हो गया प्राइस। अब उसके बाद हम 2 बटन लगाएंगे, सेव या अपडेट, और दूसरा होगा बैक टू लिस्ट। सेव, अपडेट या बैक टू लिस्ट, सोचो। तो यही सेव अपडेट का क्वेश्चन पहले दिन भी किया था ASP.NET में, याद करो, MVC में भी किया, आज ASP.NET 4 में भी कर। सिंटैक्स बस वो थोड़ा समझना कि कैसे किया, तो उसकी जगह क्या, यही था और क्या इसमें। अब उसके बाद
यहां पे ये लास्ट लिख लेते हैं, इफ क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप अरो। और यहां पे इफ क्लास कॉल हाइफन फोर और यहां पे क्या लगाना है, बटन। ये लो बटन टाइप कौन सा, सबमिट क्लास बीटीएन आइकन इन्फो, और इसका साइज पूरा ले लेगा तो फॉर्म आइकन कंट्रोल, और यहां पे लिख देंगे क्या, सेव और अपडेट। और इसी तरह से दूसरा टेप क्लास कॉल आइकन में 4 ले रहा हूं, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स जो बटन होगा उसका साइज आपका सेम आना चाहिए दोनों का। अगर 8 कर दूंगा तो 8 जितना आ जाएगा। और यहां पे एंकर टैग और एएसपी आइकन पेज, कौन से पेज पे जाना है, बोलो इंडेक्स, और क्लास बीटीएन आइकन सक्सेस, और फॉर्म आइकन कंट्रोल अपने आप को ऑटो फिट कर ले। और यहां पे क्या लिख दिया, बैक टू प्लेस। ये देखो 4 कॉलम पे ये आ गया और आचार। अब मैं चाहता हूं यही आए नीचे, ये वाला नहीं, यहां नहीं चाहिए, यहां सेव और यहां बैक टू प्लेस। तो क्या करोगे, यहां पे कॉल फॉर और यहां कर दो ऑफसेट 4, ये 4 कॉलम आगे शिफ्ट कर देगा। ये देखो ठीक लग रहा है ये। और ये देखो ये बैक टू लिस्ट चल रहा है ना, सेव कर दो, लिखना है, लिखो आराम से ये वाला। अब काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा 2-4 दिन में। पहले अलग अलग सीख ली, यहां सीख ली, वहां सीख ली, ये सीख ली, और एट द एंड ऑफ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पे आना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन को 4 से 5 बार करें, क्योंकि हमने ये सारी चीजें प्रोजेक्ट में यूज करनी है। अभी तो मैंने कई चीजें और करवानी है। ये इस प्रोजेक्ट का ये पहला वर्जन है, फिर इसके बाद मैं दूसरा करवाऊंगा। एक ऑफसेट 4 क्या किया ना, इसको 4 कॉलम आगे शिफ्ट कर, तो ऑटोमेटिकली ये वाला फिर आगे होगा। तब ये देखो आया ना, ये देखो ठीक। अब हम चाहते हैं यहां पे वैलिडेशन के मैसेज भी आए, तो उसके लिए क्या करोगे, यहीं पे आ जाओ, इस फॉर्म के बाहर मैंने लिख लिया ऊपर ध्यान से, टेक फ्रॉम ग्रुप रो।
ठीक। और यहां पे वही क्या लिखते हैं, यहां पे बोलो सेक्शन और स्क्रिप्ट का नाम क्या है, याद करो। शेयर पे गए और लेआउट, और यहां पे इसका नेम क्या देखो, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट एक करेक्ट सेक्शन और स्क्रिप्ट। ठीक, अब यहां पे क्या है, तो ये देखो, ये समझ आ गया इसका नेम क्या है। वहां भी स्क्रिप्ट था, वो स्मॉल में था मेरे ख्याल से, बस। अब यहां पे शेयर के अंदर ये एक पार्शियल व्यू बना हुआ, ये शेयर फोल्डर में ही ये देखो एक पार्शियल व्यू है, उसका नाम है अंडरस्कोर वैलिडेशन स्क्रिप्ट्स पार्शियल। पार्शियल व्यू किसके लिए होते हैं, रीयूजेबिलिटी के। जैसे हमने व्यू बनाए, जो बनाते थे पहले, एमबीसी की बात कर रहा हूं, ठीक। तो ये पार्शियल व्यू होते हैं, किसके लिए होते हैं, ये रीयूजेबिलिटी के लिए। जैसे आपने एक पार्शियल व्यू बना लिया, उसको चाहे आप 10 बार यूज करो, चाहे 50 बार यूज करो। तो इन्होंने क्या किया हुआ, ये एक पार्शियल व्यू बनाया जिसका नाम है अंडरस्कोर स्क्रिप्ट पार्शियल। और ये देखो, जैसे क्लिक किया, इसमें क्या आ रहा है, जावास्क्रिप्ट फाइल के पाथ हैं जो वैलिडेशन के लिए, ये पाथ आ रहे हैं ना, देखो लेब, jQuery वैलिडेशन, टेस्ट, jQuery वैलिडेट आ रहे नहीं आ रहे। और ये सारे कहां पे हैं, रूट लेब, ये देखो ये है यहां पे, और ये क्लियर है। तो ये इसके पाथ है यहां, तो ये पार्शियल व्यू बना दिया। ये हम भी सीखेंगे, हम भी यूज करेंगे रीयूजेबिलिटी के। देखो, अगर कोड की रीयूजेबिलिटी चाहिए तो क्लासेस यूज करते हैं, डिजाइन की रीयूजेबिलिटी चाहिए तो पार्शियल व्यू यूज करते हैं। तो ये आपका वही है। इस पार्शियल व्यू का नाम देख लो क्या है, ये आपका, ये लो जी, यही पार्शियल व्यू लिया, और यहां पे क्या लिखना है, पार्शियल नेम, और ये उस पार्शियल व्यू का नेम वहां से ले। तो यहां पे बात वही है, बस कहानी घुमा के आई। इसके अंदर क्या है, वैलिडेशन वाली फाइल का पाथ। पहले हम यहां क्या ऐड करते थे, बंडल। बंडल में भी क्या होता था, वैलिडेशन वाली फाइल का ही पाथ होता है। काम वही है जो उसका है। और ये नाम देख लेना ना बच्चे, स्पेलिंग गलत ना हो। शेयर फोल्डर में गए, लेआउट के नीचे ही है अंडरस्कोर वैलिडेशन स्क्रिप्ट्स पार्श। अब ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन काम करना शुरू करें। कौन सी, क्लाइंट साइड वैलिडेशन।
अब हम क्या बनाएंगे, इसका पोस्ट। ये जो बना आपका भी, ये लाइन लिखी हुई F7 पे प्रेस किया। अभी हमने क्या किया हुआ, ऑन कैट। ये क्रिएट का है और ये था आपका किसका, एडिट। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ऑन पोस्ट। कि सबमिट होके वो कहां आएगा, यहां। कैसे बनाओगे, पहले मुझे पूरा लिखने देना बच्चे, फिर लिखना। अब आपको असिंक चाहिए, रिटर्न कर रहा है मल्टीपल टास्क, तो आई एक्शन रिजल्ट। अगर आपने रिटर्न लिखा है तो आई एक्शन रिजल्ट लिखना है, बस सिंपल बात है। और यहां पे नेम दे दिया ऑन पोस्ट। ठीक, ये ऑन पोस्ट क्या हैंडलर है, जैसे ऑन कैट का। और ये किस टाइप का होगा, बुक क्लास। सबमिट होके वही आएगा। ठीक, और यहां पे हम एक बार इसको देख लेते हैं कि ठीक चल रहा है कि नहीं। तो यहां पे क्या किया, ब्रेक पॉइंट लगाया, चेक करो आ भी रहा है, यहां पे नहीं। कहानी हमें पता है, सारा कोड गलत लिखने की बजाय पहले थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर, प्रैक्टिस करनी है इस वीकेंड पे पूरी। ASP.NET कोर में जितना करवाया मैंने, ये तो आप 3-4 बार करो, इसके बिना काम नहीं होगा। प्रोजेक्ट नेम इसी पे ही बने। बुक लिस्ट, ऐड और सेव पे क्लिक किया। देखो वैलिडेशंस कर रही काम। यहां नेम अभी सेव तो होगा नहीं, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, ISBN और प्राइस। जैसे सेव पे क्लिक किया, देखो आ गया यहां पे, तो इसका मतलब ठीक है आपका ये। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, बोलो। कि पहले चेक करो बुक में कुछ है भी कि नहीं है, तो वहीं से बाहर हो जाएगा। बस रिटर्न व्यू की जगह रिटर्न पेज। अगर नल नहीं है फिर क्या करते हैं, नहीं अगर नल है तो यहां पे आप दो नॉट ऑन। ये अगर नल नहीं है क्या करेगा, फिर हम चेक करेंगे वैलिड है कि नहीं। मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर ये वैलिड नहीं है, आगे नॉट लगा दिया, देन रिटर्न उसी पेज पे रहे। ये वही जावास्क्रिप्ट डिसेबल होगी। और ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट डिसेबल में नहीं, बिना डिसेबल भी करता चेक। कई बार कुछ सर्वर वाली चीज में गड़बड़ी हो गई, पहुंच गए, तब भी ये काम करेगा। वो तो एक सिनेरियो था कि जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है, देन इस पहले काम करता है। आगे देखना क्या क्या हो। अब क्या करना है, हाँ जी बोलो। कि बुक डॉट ID 0 क्या लिखेंगे, सेव का कोड। क्या कोड है, कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स डॉट एड। और एल्स अगर 0 नहीं है क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक डॉट। ये कोड अब छोटा हो गया, बस इतना लिखना है। वहां क्या करते थे, पहले फाइंड करते थे, याद करो, यहां एक लाइन से हो। और लास्ट में कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस की जगह यूज कर रहे, सेव चेंजेस असिंक। अगर असिंक लिखा है तो क्या आएगा, अवे। हो गया, देखो कितना छोटा कोड हो गया पहले से। ऐड के लिए ऐड, अपडेट के लिए ऐड, सेव जरूर करना।
और सेव होने के बाद कहां जाएगा, जल्दी बोलो, रिडायरेक्ट टू पेज। कौन से पेज पे, इंडेक्स। हो गया, सेव भी हो गया, अपडेट भी। कोड देखो, याद रखना नेम में हमेशा चीजें आसान होती, मुश्किल नहीं होती, पर थोड़े बहुत सिंटैक्स हमें सीखने पड़ते हैं। कितनी जल्दी कर लेते हो आप लोग।